हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ओके, हर वीडियो में 10 एमसीक्यू होंगे विद एक्सप्लेनेशन। उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी है वो भी आपको बताई जाएगी, जो आपको 10th बोर्ड में बहुत काम आएगी और साथ ही ये एनटीएससी में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, ये हमारा एमसी क्वेश्चन का पार्ट वन होगा ये हमारे एमसी क्वेश्चन का। और आपको आगे पार्ट्स में वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी, करवाई जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10th इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमें बोर्ड में और एनटीएससी में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एनटीएससी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप और ये कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र राज्य नहीं था जब फ्रेडरिक सोरियो ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य चित्रित किया था। मतलब लोग जो फ्रेडरिक सोरियो थे, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको इनमें से कौन से राज्य, मतलब कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र नहीं था, मतलब नेशन स्टेट नहीं था। तो इसमें आप ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी दे रखा है सिसिली, ऑप्शन सी दे रखा है आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। सोरियो की पेंटिंग में, मतलब जो सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी, राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित राष्ट्रों के प्रतीकों के नागरिकों के समूह द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, मतलब जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी उसमें दिखाया गया था जो उनके वहाँ के सिटीजन थे, कंट्री के, कोई पर्टिकुलर कंट्री वहाँ के सिटीजन थे, उनके जो सिटीजन है उनके ग्रुप के द्वारा दिखाया जा रहा था। कैसे उन लोगों ने जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर पहुँचते हुए दिखाया गया था। मतलब जो जर्मनी है इसके एक राष्ट्र के रूप में तो दिखाया गया था कि ये लाइन में जा रहे हैं। अगर आप पेंटिंग को देखेंगे ध्यान से, चैप्टर फर्स्ट में दे रखी है हिस्ट्री में, तो ये जो जर्मनी था वो दिखा रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं एक लाइन में। लेकिन देश 1848 में विभाजित जर्मनी भाषी रियासतों के एक समूह में शामिल था। ठीक है, मतलब वहाँ का जो जर्मन था वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, इसलिए वो यूनाइटेड नेशन तो बन गए लेकिन नेशन स्टेट नहीं बने थे। ठीक है, मतलब संयुक्त राज्य नहीं बने थे, राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। उसने 1871 में एक संयुक्त राष्ट्र का दर्जा तो हासिल कर लिया था, मतलब प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो नेशन स्टेट नहीं बने थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, मतलब कुछ रिलेटेड थ्योरी है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड पहले से ही एक उदार राष्ट्र राज्य था। जो स्विट्जरलैंड थे ये पहले ही नेशन स्टेट थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका के 7 राज्यों का जुलूस का नेतृत्व किया। और जो स्विट्जरलैंड थे इन्होंने अमेरिका और बाकी जो इनके पीछे जो कंट्रीज थी, आयरलैंड हो गए और सिसिली, जुलूस में जर्मनी के पीछे थे। मतलब सिसिली जो थे ना, वो जो प्रोसेसन चल रहा था, जो जुलूस चल रहा था, उसमें पीछे थे। ठीक है, वे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट थे, लेकिन 1848 तक उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। मतलब 1848 को फ्रीडम उन्हें नहीं मिली थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र राज्यों के बारे में सत्य है। इसमें बताना है इसमें से कौन सा कथन राष्ट्र राज्यों के बारे में ठीक है। तो पहला हमारा दे रखा है ऑप्शन ए, नागरिक साझा पहचान या इतिहास की सामान्य समझ साझा करते हैं। ठीक है, मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं। ठीक है, बी, धारणा राज्य एक द्वारा शासित राज्य है जो पूरक शासक है। मतलब जो इसमें है, जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, किसमें जो मोनार्की होगा उसको ही नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है, सामान्यता केवल भाषाई कारक के माध्यम से डाली जाती है। मतलब नेशन स्टेट इसके बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि जो कॉमन लैंग्वेज है ना उसी के बेसिस पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन है, ठीक है ना, ये करेक्ट नहीं है। इसमें हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन डी देखा है, राष्ट्र राज्य सीधे लोगों द्वारा शासित होते हैं। मतलब इसमें दे रखा है जो राष्ट्र राज्य है ना वो सीधे लोगों द्वारा शासित होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नागरिक साझा पहचान या इतिहास की सामान्य समझ साझा करते हैं। आइए अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है राष्ट्र राज्यों का एक रूप है, मतलब जो राष्ट्र राज्य है एक राज्य का एक रूप है जो 19वीं सदी के दौरान यूरोप में उभरा, जो 19वीं सदी के दौरान यूरोप में उभर के आया, इमर्ज हुआ था। ओके, एक राष्ट्र राज्य में नागरिकों के साथ साथ शासक भी शामिल होते हैं। जो राष्ट्र राज्य उसके साथ नागरिकों के साथ साथ में उनके जो लीडर होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो सामान्य अतीत इतिहास के माध्यम से साझा पहचान की एक समान भावना साझा करते हैं। ओके, आया समझ में? जो वहाँ के जो लीडर होंगे वो एक सेम हिस्ट्री सेम स्ट्रगल शेयर करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है वो देख लेते हैं। आम भाषा ही एकमात्र कारक नहीं है जो नागरिकों को राष्ट्र राज्य में बाधित करती है। मतलब जो एक कॉमन लैंग्वेज है ना, उससे ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये नेशन स्टेट है। कॉमन लैंग्वेज डिसाइड नहीं कर सकती, मतलब सेम जो लैंग्वेज होते हैं वो डिसाइड नहीं कर सकती। संयुक्त के माध्यम से सामान्यता जाली है के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य के रूप में संघर्ष नेता और स्थानीय नायकों आदि के कार्य हैं। वे समाज के समरूपीकरण पर आधारित होते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किए होते हैं, जो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे राष्ट्र राज्य डिसाइड किया जाएगा, ना कि लैंग्वेज पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें देखा है, जहाँ सभी नागरिक एक साझा आधार साझा करते हैं, इतिहास वंश और भावनाएं राष्ट्र की ओर। ठीक है, यही जो मैंने बताया वही है। यह जरूरी नहीं है, एक सम्राट द्वारा शासित निर्णय लेने भी लोगों की भूमिका निभाते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो लोग होंगे वो अपने डिसीजन खुद लेंगे, कोई सम्राट नहीं लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सुमेलिखित युग्म चुनिए। मतलब जो इसमें मैच पेयर है वो चुनना है। ऑप्शन ए गुजीब गारिबाल्डी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ओटोवान बिस्मार्क इटली, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विलहेमल चतुर्थ जर्मन, ऑप्शन डी गुजेब मजनी। इसमें हमें करेक्ट बताना है क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजीब मजनी इटली। तो ये कौन थे गुजीब मजनी, आइए इनके बारे में देखते हैं। मैजिनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे, मतलब एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने इटली को एकजुट करने और गुप्त समाजों की स्थापना की। मतलब इन्होंने इटली को यूनिफाई किया और इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यंग इटली सोसाइटी, इस तरह की के लिए स्थापना की के लिए संघर्ष किया, ताकि यह हासिल किया जा सके कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं हैं। ठीक है, उनके जो प्रयास है वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। फॉर एग्जांपल यंग इटली। आइए आगे देख लेते, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत उन्हें पढ़ लेते हैं। इसको सही ढंग से हमें जोड़ना है। ठीक है, जो संबंधित सिद्धांत है इनको हमें सही ढंग से जोड़ना है। ठीक है, गुजीब गैरिबाल्डी इतालवी स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे प्रसिद्ध एक थे। मतलब इटालियन जो थे ना, इटालियन फ्रीडम फाइटर थे, उनमें से एक थे ये कौन, गुजीब गालिबाल्डी। उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को इटली को एकजुट करने के लिए कई युद्ध जीतने का नेतृत्व किया था। उन्होंने मतलब जो उनके जो वॉलंटियर थे उनके साथ बहुत सारे, उनकी हेल्प से बहुत सारे युद्ध लड़े और इटली को यूनिफाई करने में बहुत हेल्प करी। और नेक्स्ट दे रखा है ओटोवान बिस्मार्क। ये कौन थे, ये प्रुसिया के मुखिया थे, जो प्रुसिया थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कार्यभार संभाला अपनी नौकरशाही और सेना के साथ इटली को एकजुट करने में। इन्होंने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इटली को यूनिफाई करेंगे अपनी नौकरशाही और सेना के द्वारा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दूसरा दे रखा है फ्रेडरिक विलहेलम। ठीक है, ये प्रशिया के राजा थे, जिन्होंने
फ्रैंकफर्ट संसद के बाद निर्वाचित विधानसभा का विरोध किया था। जो फ्रैंकफर्ट में जो पार्लियामेंट हुई थी उसका विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। चौथा दे रखा है सही उत्तर चुनकर रेगिस्तान की पूर्ति करें। इसमें सही उत्तर चुके रेगिस्तान में भरना है। बोहेमिया, जर्मन, गैलिसिया। इससे रिलेटेड क्या है? ऑप्शन ए magyar, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी रूसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलिश। व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी और मध्य यूरोप कई निरंकुश राजतंत्रों में विभाजित था। मतलब जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वो बहुत सारे एब्सोल्यूट जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनमें डिवाइडेड था, विभाजित था। जहाँ जातीय और सांस्कृतिक रूप से विविध लोग रहते थे, जहाँ पे अलग अलग जातियों के अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे, वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और सामूहिक पहचान की भावना साझा नहीं करते। जो सामूहिक पहचान होती है ना, जो कॉमननेस होती है, वो शेयर नहीं करते थे। बोहेमिया के कुलीन वर्ग के मुख्य रूप से जर्मन भाषा बोलते थे। जो बोहेमिया के जो कुलीन वर्ग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। गैलिसिया का कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ठीक है। आइए इससे संबंधित एक सिद्धांत है magyar। जो magyar एक लैंग्वेज है जो हंगरी में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? मतलब प्रथम अभिव्यक्ति मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन किस क्रांति को कहा जाता है? इसमें दे रखा है ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी गौरवशाली क्रांति, ऑप्शन सी उदारवादियों की क्रांति। और ये CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। 1789 में ये लिखा है 1789 ओके। 1789 तक फ्रांस पर शासन किया गया था। 1789 एक राजशाही निकाय द्वारा, मतलब एक जो लुई 16 थे उनके द्वारा 1789 तक शासन किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस को एक राजशाही से एक संप्रभु निकाय में बदल दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने जो फ्रांस को था एक संप्रभु यानी सोवरेन राज्य में कन्वर्ट कर दिया था। संप्रभु क्या होता है? जहाँ पे कोई बाहरी ताकत का लोगों पर दबाव नहीं होता है, लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं। इस क्रांति ने फ्रांस को एक राष्ट्र राज्य बना दिया था। कई राजनीति और संवैधानिक परिवर्तन भी आए, मतलब बहुत सारे राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी आए। इसके साथ ही विश्व को राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली। ठीक है। इसके बाद जो कंट्री है वहाँ भी रेवोल्यूशन होने लग गया, अलग अलग, जैसे रशिया में होने लग गए इस तरह। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं। रूसी क्रांति ये क्या है? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, जब मजदूरों और किसानों ने रूसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। जार निकोलस दूसरे की सरकार थी जब। इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक नामक एक समूह ने किया था। व्लादिमीर लेनिन और एक समूह बोल्शेविक नाम दिया। ठीक है। सोवियत संघ का देश नई साम्यवादी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गौरवशाली क्रांति क्या है? इस क्रांति को 1688 की क्रांति कहा जाता है, या रक्तहीन क्रांति मतलब ब्लडलेस रेवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, जो 1688 से लेकर 1679 से इंग्लैंड में हुई, जब राजा जेम्स द्वितीय को उनकी बेटी मैरी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और विलियम ऑफ ऑरेंज को, ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज को भी किया था। और देख लें उदारवादियों की क्रांति ये क्या है? यह 1848 में हुई और इसका नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग ने किया था। जो शिक्षित मध्य वर्ग थे, जो मिडिल क्लासेस थे, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, उन्होंने किया था। फ्रांस में इस क्रांति ने सम्राट का त्याग कर दिया, मतलब इस क्रांति ने सम्राट, जो वहाँ का जो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था, उसे त्याग करने पे मजबूर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे छठा क्वेश्चन है, एक कस्टम यूनियन
जिसे 1834 में प्रशिया की पहल पर बनाया गया था और अधिकांश जर्मन राज्यों में शामिल हो गया था, उसे क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए ज़ोलवेरेन, बी जनमत संग्रह, सी यूटोपियन, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज़ोलवेरेन। ओके, सही आंसर है इसका। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जनमत संग्रह का अर्थ है प्रत्यक्ष मतदान जो किसी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति देता है। मतलब एक तरह का ये राइट होता है जो लोगों को बताता है कि कोई प्रपोजल है उसको आपको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं जनमत संग्रह। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक आदर्श समाज पर होता है जो मुख्य रूप से मौजूद नहीं होता है। मतलब जो सोसाइटी है उसकी एक ऐसी स्टेट जो बहुत आदर्श हो जिसमें, लेकिन वो अब ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा हो नहीं सकता, इतना आदर्श समाज नहीं बन सकता अब। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म चुनिए। मतलब सही युग्म चुनने हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए ओटो वान बिस्मार्क जर्मनी, बी नेपोलियन स्पेन, सी ग्यूजेप गैलीवाल्डी फ्रांस, बी बर्बन किंग इटली। और ये क्वेश्चन CBSE 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओटो-वान बिस्मार्क। आइए अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ओटो-वान बिस्मार्क प्रूसिया जर्मनी के मुख्यमंत्री थे। मतलब जो ओटो-वान बिस्मार्क थे ये प्राइम मिनिस्टर थे प्रूसिया जर्मनी के। वह जर्मनी के एकीकरण की प्रतिक्रिया के वास्तुकार थे। इन्हें जो जर्मन है उसके यूनिफिकेशन का आर्किटेक्चर कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, जिसे प्रूसिया सेना और नौकरशाही की मदद से अंजाम दिया था। इन्होंने जो प्रूसिया है वहाँ की जो नौकरशाही है और वहाँ की जो सेना है उसकी हेल्प ली थी इटली को यूनिफाई करने में। इटली जर्मनी को यूनिफाई करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंधित कुछ सिद्धांत है वो देख लेते हैं। नेपोलियन किससे रिलेटेड हैं? फ्रांस से। गिजेप गैरीवाल्डी किससे रिलेटेड हैं? इटली। बर्बन किंग किससे रिलेटेड हैं? स्पेन से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से किसने दावा किया था वास्तविक जर्मन संस्कृति की खोज आम लोगों के बीच हुई थी? दास वोल्क, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए करोल कार्पिंस्की, बी लुई फिलिप, सी करोल वेल्कर, डी जोहान गॉटफ्रिड हर्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोहान गॉटफ्रिड हर्डर। ओके, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जोहान गॉटफ्रिड हर्डर एक जर्मनी दार्शनिक थे, मतलब जर्मन फिलोसफर थे ये। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी है उसे पढ़ लेते हैं। लुई फिलिप फ्रांस के संवैधानिक सम्राट थे। जो लुई फिलिप थे ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे और 1830 की जुलाई क्रांति के बाद सत्ता में आए थे। ठीक है, बाद में उनके शासन को जुलाई के राजशाही के रूप में जाना जाता है। इनके शासन को जुलाई के राजशाही के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कैरोल कार्पिंस्की, एक ये पॉलिश थे। कार्ल वेल्कर एक उदार राजनेता और फ्रैंकफर्ट संसद के निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर थे जो फ्रैंकफर्ट संसद के पार्लियामेंट के, जो 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी। जो 1848 को एक मीटिंग हुई थी जो सेंट पॉल चर्च में होती, उसके ये मेंबर थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के यूरोप के उदार राष्ट्रवाद के विचार को सबसे अच्छा दर्शाता है? ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय पर जोर, ऑप्शन बी राज्य नियोजित सामाजिक आर्थिक प्रणाली, ऑप्शन सी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद की सर्वोच्चता राज्य उन्मुख। तो ये क्वेश्चन CBSE द्वारा 2020 में पूछा जा चुका है, तो इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी व्यक्ति और समानता के लिए स्वतंत्रता। आइए अब इसमें पढ़ लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसके। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबरल शब्द से हुई है। जो लिबरल वर्ड है उससे उदारवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त, जिसका अर्थ होता है मुक्त। ओके,
उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के लिए खड़ा था। मतलब उदारवाद जो होता है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के लिए खड़ा होता है। कानून के सामने सभी को समान अधिकार मिले। राजनीतिक रूप से इसने सहमति से सरकार पर जोर दिया था। सहमति सरकार मतलब जो लोगों की सहमति से बनाई जाए उस सरकार पर जोर दिया था। उदारवाद संसद के माध्यम से निरंकुशता और पादरी विशेषाधिकार एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार के अंत के लिए खड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें ये बताया गया था जब से ये उदारवाद आए थे, लिबरल आए थे, इन्होंने जो एब्सोल्यूट किंग थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पादरी जो विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म किया था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है हमारा, 1779 में फ्रांस निम्नलिखित में से किसके शासन के तहत एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य था? ऑप्शन ए एक संघीय गणराज्य, ऑप्शन बी एक पूर्ण राजशाही, ऑप्शन सी एक लोकतांत्रिक शासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक पूर्ण राजशाही, क्योंकि लुईस जो 16 था वो एक मोनार्की था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लुईस 16वें एक बर्बन राज्य 1779 में फ्रांस के पूर्ण सम्राट थे, मतलब एब्सोल्यूटिस्ट किंग थे। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसे जरूर देखना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे और एनटीएससी में तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।